दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है उन्ना प्रथम पर। दोस्तों, जैसा आपको पता है, मैं पूरे वीक के जो करंट अफेयर्स हैं उन पे आधारित MCQs लाता हूं। तो आप सभी ने पूरे वीक के करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और ट्राई कीजिए कि आपके कितने प्रश्न जो हैं वो ठीक होते हैं। ठीक है, और फिर जितने भी आपके मार्क्स आते हैं उसको आप मैसेज बॉक्स में ज़रूर डालिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा आप पहले देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल रिसेंटली फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। हाल ही में विशिष्ट सेवा के लिए किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो दोस्तों, ये हैं विमुक्त रंजन। मेरे लिए खुशी की और बात है क्योंकि विमुक्त रंजन जो हैं वो उन्ना स्कूल में पढ़े हुए हैं और मेरे सीनियर थे। तो विमुक्त रंजन को 2025 में विशिष्ट मेडल दिया गया है, विशिष्ट सेवा मेडल राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, आई होप आपका पहला क्वेश्चन जो है वो ठीक हुआ होगा। सेकंड है, दुर्गेश अरण्य पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। दुर्गेश अरण्य पार्क हिमाचल के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। आपकी ऑप्शन है मंडी, ऊना, सोलन, कांगड़ा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर इज कांगड़ा। ठीक है, क्योंकि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के रूप में डेवलप किया जा रहा है और ये जो दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क है, ये कांगड़ा के बनखंडी में, आई विल राइट इट डाउन, बनखंडी में बनाया जाएगा। फिर कांगड़ा के बनखंडी में बनाया जाएगा टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग विल बी एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान CMAT किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, रामपुर, नदौन, रोहड़ू, सोलन। राइट आंसर इज रोहड़ू। ठीक है, जितने भी टीचर्स होंगे उनकी ट्रेनिंग जो है वो रोहड़ू में हुआ करेगी। यहाँ पे एट अ टाइम 100 to 200 टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि शुरुआत जो है वो प्रश्नों की हिमाचल के करंट अफेयर्स से हुई है, क्योंकि TGT का एग्ज़ाम जो है वो मेरे ख्याल से आने वाला है। तो उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रश्न जो हैं काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। क्लियर? और ये वाला प्रश्न जो है वो TGT के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली केबल फेरी का निर्माण निम्नलिखित में से कहां किया जाएगा। India's first cable ferry will be constructed in which of the following? ऑप्शन आपके सामने है, गोविंद सागर लेक, महाराणा प्रताप सागर लेक, पंडोह लेक या रेणुका लेक। The right answer is गोविंद सागर लेक। क्लियर? ये इंडिया की पहली केबल फेरी होगी जो कि गोविंद सागर लेक में इसको स्टार्ट किया जाएगा। फेरी मींस एक बोट, ठीक है, जो मोटर के द्वारा चलेगी। उसको यहाँ पे टूरिज्म को ही डेवलप करने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये गोविंद सागर से लेकर, गोविंद सागर जैसे आप जानते हैं चौंतो वैली में है, तो चौंतो वैली से लेकर एक पानी के थ्रू रास्ता जाता है शाहतलाई। तो बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने के लिए पंजाब के बहुत लोग आते हैं। अगर आनंदपुर साहिब साइड से किसी को आना हो
तो नेचुरली उसे पहले उन्ना आना पड़ेगा, उन्ना से आगे जाना पड़ेगा। लेकिन ये एक शॉर्ट रूट है जो कि पानी के थ्रू शाहतलाई तक जाएगा। क्लियर? आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय एचपी गवर्नमेंट फॉर द लैंड रजिस्ट्रेशन? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भूमि पंजीकरण के लिए शुरू की गई परियोजना का नाम है, ऑप्शन है देवभूमि, हिमडीड, माई डीड, हिमाचल भूमि। एंड द राइट आंसर इज माई डीड। दोस्तों, हिमाचल सरकार ने ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, अभी तो एक पायलट फेज है इसका, जिसमें 10 पंचायतों में ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। क्लियर? अगर ये सक्सेसफुल होता है तो पूरे हिमाचल में इसको लागू किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले 6ठे प्रश्न की ओर। हाईएस्ट टनल ऑफ द वर्ल्ड, शिंकुला टनल, विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच रेंज ऑफ हिमालय? विश्व की सबसे ऊंची सुरंग शिंकुला सुरंग का निर्माण हिमालय की किस श्रेणी में किया जाएगा? राइट आंसर इज जांस्कर रेंज। दोस्तों, शिंकुला दर्रा जैसा आपको पता है ये लाहौल में स्थित है और इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 16,600 फीट है और यहां पे दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, जो एल्टीट्यूड है इसका 16,600, इसकी जो लंबाई होगी लेंथ विल बी 13.5 किलोमीटर और ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे ऊंचाई पर डबल लेन वाली सुरंग बन जाएगी। क्लियर? ये लाहौल को लद्दाख से कनेक्ट करेगी। क्लियर? तो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं इंडिया का बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ लगता है और इंडिया और चाइना में 2020 में जो झगड़ा हुआ था सैनिकों में, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे और हमारे सैनिकों ने चाइना के सैनिकों को भी खूब मारा था। ठीक है, तो ये वाली टनल जो है ये हेल्प करेगी डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हिमालय की जैसे आप जानते हैं हिमाचल में बेसिकली 4 श्रेणियां पाई जाती हैं, वैसे तो 3 है, ठीक है, जिसमें सबसे लोएस्ट जो है वो जो लोएस्ट है वो है शिवालिक, देन इसके बाद इसके ऊपर आएगी धौलाधार, तीसरी जो थोड़े टाइम के लिए ही है वो है पीर पंजाल। दोस्तों, मनाली जो है वो पीर पंजाल श्रेणी में ही आता है, ठीक है, और सबसे ऊंची जो है वो है जांस्कर रेंज। इसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, ठीक है, ये सारा जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये आते हैं जांस्कर रेंज में और यहीं पे शिंकुला सुरंग का निर्माण किया जाएगा। क्लियर? तो ये डबल लेन टनल होगी, दुनिया की सबसे लंबी 13.5 किलोमीटर लंबी होगी और इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 16,600 फीट। डन? तो ये इसके बारे में कुछ सप्लीमेंट्री जानकारी थी जो आपको मैंने दी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, वेयर इज द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? एससीओ का स्थायी सचिवालय कहां है? दोस्तों, रिसेंटली ये काफी चर्चा में रहा
क्योंकि टैरिफ वॉर, ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है उसके बाद, क्योंकि इंडिया पे 50% का टैरिफ लगाया गया, तो ये जो समिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि यहां पे चाइना भी था, इंडिया भी था और रशिया भी था। क्लियर? अब यहां पे सवाल ये पूछा गया है कि इसका परमानेंट सेक्रेटरीट कहां है। दोस्तों, हालांकि इसका जो नाम है वो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो है, सेक्रेटरीट है वो बीजिंग में है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आपको चुननी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे ऑप्शन में आपको शंघाई भी दिख रहा है, तो एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स चलता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि इंडिया अब यहां पे काफी टाइम से हम बात कर रहे हैं एक नया जियोपॉलिटिकल एक जो सिनेरियो है उसमें क्या हो सकता है। अब अमेरिका जो है वो इस चीज को देख रहा था कि यहां पे रशिया है, यहां पे इंडिया है और यहां पे चाइना है। अगर ये लोग मिल जाएं, ठीक है, तो नेचुरली है अमेरिका को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? दुनिया में अगर हम एरिया वाइज देखें तो ये जो 3 कंट्रीज मिलकर बनाएंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया जो है वो रशिया का है, ठीक है, चाइना का भी खूब एरिया है और इंडिया का भी। अगर हम ये देखें तो ये दुनिया के 3 जो सबसे बड़े जो क्षेत्रफल वाले देश हैं, और यहां पे आबादी, कंजम्पशन, ठीक है, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी जो चलती है वो कंजम्पशन के बेस पे चलती है। तो चाइना और इंडिया तो नंबर 1 हो चुका है पॉपुलेशन के बारे में, और चाइना सेकंड नंबर पर है। अब कोई वक्त था चाइना पहले नंबर पर था, इंडिया सेकंड नंबर पर था, लेकिन अब इंडिया फर्स्ट पे है और चाइना सेकंड पे है। अब किसी भी देश की इकोनॉमी जो है वो वहां के जो लोग हैं उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इंडिया और चाइना सबसे बड़ी मार्केट है कंजम्पशन के बेस पे। क्लियर? तो अगर ये बन जाता है तो डेफिनेटली एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। क्लियर? तो अभी देखते हैं दुनिया में इस टाइम पे सारी जगह उथल पुथल मची हुई है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है। क्लियर? तो एससीओ का जो हेडक्वार्टर है दैट इज लोकेटेड एट बीजिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, इन व्हाट ईयर इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर्स ऑफ एससीओ। किस वर्ष भारत और पाकिस्तान एससीओ के पूर्ण सदस्य बने? तो दोस्तों, राइट आंसर इज 2017। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एससीओ का जो पुराना नाम है, एससीओ का पहले जो नाम होता था वो होता था चाइना 5। पहले एससीओ का नाम चाइना 5 हुआ करता था, लेकिन उसके बाद अन्य देश इसमें जुड़ते गए और अब इसका नाम एससीओ कर दिया गया है, और इंडिया और पाकिस्तान इसके फुल मेंबर्स जो हैं वो 2017 में बने थे। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन 2025 वाज होस्टेड बाय व्हिच सिटी ऑफ चाइना? 2025 में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन चीन के किस शहर द्वारा आयोजित किया गया था? आपकी ऑप्शन है तियानजिन, बीजिंग, शंघाई, ग्वांगजू। एंड द राइट आंसर इज तियानजिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आने वाले जितने भी एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो तियानजिन। यहां से बढ़ते हैं हम अपने 10वें प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस? भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना अभ्यास का क्या नाम है? दोस्तों, जितने भी ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं या डिफेंस से रिलेटेड कोई भी एक एक्सरसाइज है, जैसे अगर हम बात करें अभी लास्ट वीक एक्सरसाइज युद्ध कौशल भी हुआ,
ठीक है, ये इंडियन आर्मी के ही बीच में था। ठीक है, क्योंकि अब जो लेटेस्ट वॉरफेयर है उसमें वो ट्रेडिशनल ढंग से लड़ाई नहीं होती, जैसा कि हमने इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध में भी देखा, अभी जो रिसेंटली 4 दिन का हुआ। उसके बाद हम देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में भी, जहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का प्रयोग हो रहा है, ड्रोन्स का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम का प्रयोग हो रहा है। तो इंडियन मिलिट्री ने जो एक्सरसाइज की है, तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, भारत और फ्रांस का। तो ये है दोस्तों गरुड़। और इंडियन आर्मी ने ये इंडियन आर्मी की ही थी, इसको बोला गया युद्ध कौशल। ठीक है, तो ये लास्ट वीक हुई है। क्लियर? ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये वाली एक्सरसाइज इंडियन आर्मी ने करी है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं यहां से अगले प्रश्न की ओर, और हमारा 11वां प्रश्न है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रेन ईटिंग अमीबा? दोस्तों ये रिसेंटली काफी चर्चा में रही, क्योंकि केरला में यहां पे 3 केसेस पाए गए थे यहां पे। ठीक है, तो ब्रेन ईटिंग अमीबा का जो साइंटिफिक नेम है वो है निग्लेरिया फॉलरी। ठीक है, निग्लेरिया फॉलरी। दोस्तों दिस इज वेरी डेंजरस, क्योंकि केरला में ये केस पाए गए। डन, बिकॉज ये जो निगेला फॉलरी है ये फ्रेश वाटर लेक्स में भी पाया जाता है। ठीक है, एंड इट मे कॉज अ डिजीज, डेडली डिजीज, फैटल डिजीज, दैट इज अमीबिक मेनिंजो एंसेफ्लाइटिस। ठीक है, इट मे कॉज अ डेडली डिजीज, fatal disease called amoebic meningoencephalitis. Meningo यानी it will affect brain. Clear? So ये रिसेंटली चर्चा में थी, तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हिमाचल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे मेनिंजाइटिस अक्सर पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस जो है वो ब्रेन के ह्यूमन बॉडी के किस भाग को अफेक्ट करता है, तो इट अफेक्ट्स ब्रेन। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों क्वाइट एन सिंपल क्वेश्चन, इट इज डेसिबल। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइडियल इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन ईयर इज कंसिडर्ड। मानव कान के लिए सुरक्षित ध्वनि स्तर की सीमा क्या मानी जाती है? तो दोस्तों जो मानव कान के लिए जो आइडियल इंटेंसिटी मानी जाती है वो 45 टू 70 डेसिबल तक है। 70 डेसिबल से ऊपर की जो इंटेंसिटी है साउंड, दैट कैन कॉज बहरापन। ठीक है, वहां पे हियरिंग लॉस हो सकता है। क्लियर है? इसीलिए जितने भी, क्योंकि अगर हम देखें जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं उसके आसपास घरों को नहीं बनाने दिया जाता, क्योंकि जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो सबसे, आप देखते होंगे एक ईयर प्लग दिए जाते हैं, जितने भी यात्री होते हैं उनको ईयर प्लग दिए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो साउंड होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है, वो जब प्लेन टेक ऑफ करता है तब होती है। और इतनी साउंड अगर लगातार 1 घंटा सुने तो इंसान पागल भी हो सकता है, यानी 120 डेसिबल से ऊपर इंसान पागल हो सकता है। क्लियर? आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इन इंडिया राइट टू एजुकेशन वाज इंप्लीमेंटेड इन विच ईयर? भारत में शिक्षा का
अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन है 2010, 2002, 2009, 2005। तो दोस्तों राइट आंसर इज 2010। ये रिसेंटली चर्चा में क्यों था? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गैजेट एक पास किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि फिफ्थ, क्योंकि पहले वर्तमान में क्या हो रहा था कि स्टूडेंट को फेल ही नहीं किया जा रहा था, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या आ रहा था कि जो फिफ्थ का बच्चा है उसको पहाड़े भी नहीं आते थे, टेबल्स भी नहीं आते थे। क्लियर? तो यहाँ पे फिफ्थ और एट्थ के बच्चों को यहाँ पे अब ये चेंज किया गया है कि अगर वो फेल हो गया तो उसको 2 महीने एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी और वो फिर से एग्जाम दे सकता है। अगर वो पास हो गया तो उसको अगली एक क्लास में भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो उसको डिटेन किया जाएगा। क्लियर? तो ये इसीलिए रिसेंटली चर्चा में था। तो बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, राइट टू एजुकेशन इज रिलेटेड विद विच एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट कम्स अंडर फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर 35 तक आप सभी अच्छे ढंग से कीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, सिकल सेल डिजीज इज कॉज्ड बाय अ जेनेटिक म्यूटेशन अफेक्टिंग विच प्रोटीन? सिकल सेल रोग किस प्रोटीन को प्रभावित करने वाले आनुवांशिक उत्परिवर्तन का कारण होता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, कोलेजन, केराटिन, इंसुलिन। दोस्तों राइट आंसर इज हीमोग्लोबिन। अब सिकल सेल, सिकल का मतलब क्या होता है? सिकल मीन्स घास काटने वाली जो दराती होती है उसको सिकल बोलते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली क्या है, जितने भी हमारे ऑक्सीजन कैरिंग एजेंट हैं वो आरबीसी है। ठीक है, आरबीसीज जो हैं आरबीसीज जो हैं हमारे ऑक्सीजन कैरिंग एजेंट है। अब नॉर्मल जो सेल होते हैं, नॉर्मल आरबीसीज जो होंगे वो फ्लेक्सिबल होते हैं। क्लियर? लेकिन यहां पे जो हीमोग्लोबिन है, यहां पे हीमोग्लोबिन की, आई राइट इट डाउन इन शॉर्ट, हीमोग्लोबिन की जो म्यूटेशन होती है इट कन्वर्ट्स इनटू एचबीबी जीन। एचबीबी जीन, ठीक है, विच लीड्स टू, इससे क्या होगा, यहां पे बीटा ग्लोबिन यहां पे बनेगा विच इज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। डन? और ये क्या होगा, ये सिकल की फॉर्म ले लेगा एंड इट विल बिकम थिक। क्लियर? तो इट इज क्वाइट अ डेंजरस जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, बट डेंजरस है बिकॉज सिकल सेल में लीड टू क्लॉटिंग, ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड इट मे कॉज हार्ट अटैक ऑल्सो। तो सिकल सेल डिजीज इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर? आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो यहां से बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और हमारा 17th क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द ग्लोबल पीस इंडेक्स एनुअली? दोस्तों रिसेंटली जो है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स वो जारी हुआ है। तो प्रश्न ये है कि इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वैश्विक शांति सूचकांक को प्रतिवर्ष प्रकाशित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंस्टीट्यूट
फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग और द वर्ल्ड बैंक? The right answer is option B, Institute for Economics and Peace. क्लियर? यहां तक आई होप चीज क्लियर हुई होंगी। अब यहां पे मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं। ये जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? क्लियर? प्रश्न ध्यान से सुन लीजिए। इंस्टीट्यूट फॉर पीस इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? कौन सी जगह है, कौन सा देश है? क्लियर? चलिए बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड अगले प्रश्न की ओर। अकॉर्डिंग टू 2025 Global Peace Index, which country is ranked as the most peaceful in the world? 2025 वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण देश है? ऑप्शन है आपके पास डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, आइसलैंड। तो दोस्तों इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय से आइसलैंड ही जो है वो नंबर 1 पे चला हुआ है। क्लियर? वहीं अगर हम इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया बात करें तो इस बार इंडिया का जो रैंक है वो कुछ सुधरा है। इंडिया का रैंक इस बार 115 है आउट ऑफ 163 कंट्रीज। क्लियर? 2024 में 2024 में इंडिया का जो रैंक था वो था 116। तो इस बार एक रैंक का जंप मिला है और वर्तमान में इंडिया 115वें रैंक पर है। क्लियर? अब अगर हम सबसे बॉटम की बात करें कि सबसे नीचे कौन है, तो रशिया और यूक्रेन, जहां पे युद्ध की सिचुएशन होती है नेचुरली है, वहां पे शांति नहीं होगी। क्लियर? लेकिन हमें आइसलैंड और इंडिया, ये दोनों को ही याद रखना है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 19वां प्रश्न है, व्हाट डज एक्रोनियम भारती स्टैंड फॉर? भारती का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं राइट आंसर इज डी, भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। अब दोस्तों इसका अर्थ समझे। इंडिया में किसानों के लिए किसानों की उत्थान के लिए ये एक इनिशिएटिव जो है ये शुरू किया गया है। ठीक है, यहां पे ये जो इनिशिएटिव है बेसिकली, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये जो इनिशिएटिव है, ठीक है, इट्स अ इनिशिएटिव ऑफ एग्रीकल्चर and processed food export development authority, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है इस अथॉरिटी ने शुरू किया है, इसको शॉर्ट में APEDA, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली यहां पे इस इनिशिएटिव में 100 स्टार्टअप्स की स्थापना की जाएगी। क्लियर? और माना यह जाता है कि 2030 तक
माना ये जा रहा है कि 2030 तक ये जो इंडस्ट्री है ये 50 बिलियन की हो जाएगी, $50 बिलियन। ठीक है जी। तो ये किसानों के लिए है, जहां पे क्योंकि इंडिया में बहुत सारा सामान जो है वो खराब होके चला जाता है, तो यहाँ पे एक प्रोसेसिंग के लिए ये 100 स्टार्टअप्स की स्थापना की जाएगी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, द मलक्का स्टेट इज क्रिटिकल वाटरवे कनेक्टिंग विच टू मेजर बॉडीज ऑफ वाटर। दोस्तों ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है और रिसेंटली चर्चा में इसलिए था क्योंकि इंडियन नेवी को, मतलब ये कहा जाता है कि आर्टिकल आया हुआ था कि इंडियन नेवी को यहां तक जो अपनी बॉर्डर है यहां तक इनको जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया और चाइना, क्योंकि यहीं से साउथ चाइना सी जो है यहां पर पहुंचा जाता है। क्लियर? तो राइट आंसर इज इंडियन ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन। तो ये दो मलक्का जो स्ट्रेट है ये दो इन जो ओशियंस है इसको कनेक्ट करती है। क्लियर? तो रिसेंटली इसीलिए चर्चा में था। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। द अपातानी पीपल हु आर इंडिजिनियस ट्राइब प्राइमरली लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अपातानी लोग एक स्वदेशी जनजाति है जो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इनको पहचानने के लिए जो थंबनेल होगा उसको आप ध्यान से देखेंगे, वहां पे आपको एक लेडी देखने को मिलेगी जिसने अपने मुंह पर फेशियल टैटूज जो हैं वो बनवाए हुए हैं। क्लियर? और नाक में ये वुडन क्लिप्स पहनती हैं। तो वर्तमान में तो ये प्रथा जो है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, लेकिन जितनी भी ओल्ड एज लेडीज हैं तो उनको आज भी यहां देखा जा सकता है। और ये जनजाति जो पाई जाती है ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है? जो फेशियल टैटूज जिनकी मैं बात कर रहा हूं, I'll write it over here, जो फेशियल टैटूज ये बनाती हैं उसको बोला जाता है तिप्पई। ठीक? और जो वुडन नोज प्लग होते हैं, वुडन नोज प्लग, उनको कहा जाता है यापिंग फुलो ना। ये जो जनजाति है ये पाई जाती है जीरो वैली इन अरुणाचल प्रदेश। तो यहां से एक अलग से प्रश्न यहां पे ये भी बन सकता है कि जीरो वैली भारत के किस स्टेट में है। तो ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों यहां हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। मैसेज बॉक्स में आपके कितने प्रश्न ठीक हुए आप उसमें जरूर मेंशन करें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो, जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूं ये आपके काम आ रहे हैं, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक? तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। कल मिलेंगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो अगर आप कल ट्राई करेंगे, क्विज होगा कल। ठीक है? क्विज को मैं लेके आऊंगा और वो क्विज जो होगा वो भारत के एक महान क्रांतिकारी भगत सिंह के ऊपर होगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टॉपिक तैयार करें ताकि कल जब मैं क्विज लेके आऊं तो आप उसको अच्छे ढंग से ट्राई कर सके। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।